सॉरी गाइस, तो हम लोग के बीच में वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। तो तुमको एस्पिरिन के हाइड्रोलिसिस के बारे में यही बोल रहा था कि एट 2.4 का pH बेसिकली इट इज़ स्टेबल फ्रॉम हाइड्रोलिसिस नहीं होगा उसका। बट व्हेन यू कंसिडर pH 5 to 7, ठीक है, उस हाइड्रोलिसिस का जो रेट रहेगा, ओके, मतलब सपोज अभी रेट के हिसाब से बात करेंगे, सपोज 50 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। सपोज अगर समझ लो कि 2.4 के ऑफ कोर्स मैंने क्या बोला, एट pH 2.4 इट इज स्टेबल टू हाइड्रोलिसिस वोंट हैपन। और जब हम बात करते हैं pH 3 की या फिर 3.5 की, तब हम बात करते हैं कि भाई अच्छा 3.5 मत बोलो, हम डायरेक्टली किसकी बात करेंगे। यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि pH 5 to 7 में डिग्रेडेशन इज़ pH इंडिपेंडेंट। का मतलब ये होता है कि सपोज अगर एक टाइम में 50 मॉलिक्यूल्स हो रहे होंगे हाइड्रोटिक डिग्रेडेशन हो रहा है उनका, बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर आप 5 से 6 पे चले जाओ सपोज़ pH, तो ऐसा नहीं होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपका जो रेट है हाइड्रोलिसिस का वो 100 पे चला गया हो, नहीं, ठीक है ना। इट इट विल हैपन एज इट इज़, जितना जो उसको होना होगा वो अपने आप होगा। इट इज़ pH इंडिपेंडेंट, okay, so that you need to know. Next thing that you need to know is above pH 10 stability decreases with increase in pH। हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि above pH 10, जब हम बात करते हैं pH की, एक सर्टेन pH लेवल की, तो at pH 10 स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ओके, मतलब बहुत ही गंदा हाइड्रोलिसिस उसका पॉसिबल हो जाता है। समझ में आपको। देन वी कम डाउन टू रेसिमाइजेशन में क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस वेर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू एन इक्वल मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स विद जीरो ऑप्टिकल एक्टिविटी। कम ऑन, वी ऑल नो दैट व्हाट आर रेसिमर्स। एंड रेसिमाइजेशन का तो सिंपल एग्जांपल है एक आर एनांशियोमर और एक एस एनांशियोमर। सो आपको दोनों साथ में मिल जाता है ऑप्टिकली, जैसे हम बोलते हैं ना प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, वैसे ही आर एनांशियोमर विल बी कैंसिलिंग। अगर आर एनांशियोमर आपका एस एनांशियोमर के साथ आ जाए, ठीक है, और दोनों इक्वल क्वांटिटीज़ में अगर हो, तो हम लोग बोल देते हैं कि बिकम्स अ रेसिमिक मिक्सचर, ओके। वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू बेसिकली, हाँ, उसके जैसे दोनों का ऑप्टिकल एक्टिविटी बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। सो रेसिमाइजेशन रेट्स आर डिपेंडेंट ऑन द मॉलिक्यूल एंड कंडीशन सच एज pH एंड टेम्परेचर। तो ऑफ कोर्स रेसिमाइजेशन के जो कंडीशंस है, फिर कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपके रेसिमिक बनते जा रहे हैं, उसका जो रेट होगा दैट विल डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूल, दैट विल डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ, कि आपको कौन सा मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा कि भाई रेसिमाइजेशन के रेट्स कितने कितने फास्ट हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको सोचना है। ऑल्सो विल डिपेंड ऑन अ pH, इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन अ टेम्परेचर एज वेल, ठीक है। भाई pH जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आपका रेसिमाइजेशन के जो रेट्स रहेंगी वो चेंज होते जाएंगी, टेम्परेचर के जो रेट्स होंगे वो चेंज होते जाएंगे। लीवो एंड डेक्स्ट्रोफॉर्म, दैट्स व्हाई आई सेड। अब यहाँ पर क्या बोला मैंने यहाँ पर, वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो हियर। अच्छा, वन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू इज़ दैट हम लोग जो अभी इतने दिन से पढ़ रहे थे बेसिकली, तो हमने कौन से टॉपिक्स एक्स्ट्रा कवर किए, ठीक है। आई नो सब कुछ विद इन सिलेबस ही कवर किया है, सिलेबस के एक्स्ट्रा नहीं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट, हाँ, वैसे कि अपन ने कौन सा अभी, ये तो अपन ने 3 सब हेडिंग्स बनाए थे याद है, बल्क हाइड्रोलाइजेशन, सॉल्युबिलिटी और सॉल्यूशन स्टेबिलिटी, है, तो वो सब अपन ने बनाया था। तो अभी हम लोगों ने कौन सी की थी, प्यूरिटी किया था, उसके अंदर फिर अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी किया था। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करने के बाद अपन ने कंडीशंस टू ऑक्सीडेशन देखे थे, स्टेबिलिटी ऑन ऑक्सीडेशन देखा था इफ यू रिमेंबर। देन हमने देखा था केमिकल स्टेबिलिटी प्रोफाइल, इसके अंदर अपन ने देखा था सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी, सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी, रिमेंबर। Then we'll also gone to elevated temperature studies. So we also studied about elevated temperature studies, correct है, बराबर है। देन हम लोग और कौन से चीज़ें पे गए थे, देन ऑल्सो गॉन अंडर हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस। हम लोग डिफरेंट सॉल्ट कंडीशंस लेके हम लोग डिफरेंट ह्यूमिडिटी कंडीशंस को मिमिक कर सकते हैं, डेसिकेशन वो सब करके। देन वी ऑल्सो सी फोटोलिटिक स्टेबिलिटी एंड देन वी हैव स्टडीड स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन कंपैटिबिलिटी स्टडीज एंड देन वी हैव कम हियर। सो क्या मैंने पढ़ा था, प्योरिटी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन फोटोलिटिक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी टू ऑक्सीडेशन, बाद में फिर अपन बोल सकते हैं एलिवेटेड टेम्परेचर स्टडीज़, डिफरेंट ह्यूमिडिटी स्टेबिलिटी ह्यूमिडिटी कंडीशंस, करेक्ट है। और भी बहुत सारे थे, एक सेकेंड, हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन, सॉरी,
हाँ ये मैंने बोल दिया था। हाँ केमिकल स्टेबिलिटी प्रोफाइल समझ में आपको। अच्छा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने एक जस्ट रिवाइज ले रहा हूँ। व्हाट वी टॉक्ट अबाउट व्हाट डिड वी डू इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने सिर्फ इतना बात की थी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कि ये जो मोस्ट ऑफ ड्रग्स जो जिनके पास एक एरोमेटिक रिंग होता है, डबल बॉन्ड होता है, बेसिकली वो थिंग्स को ऑब्जॉर्व करने की ताकत रखते हैं। एंड देन वी आल्सो टॉक्ट अबाउट क्रोमोफोर। एंड देन वी केम डाउन टू योर केमिकल स्टेबिलिटी प्रोफाइल, सॉल्यूशन स्टेबिलिटी, सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी। हमने बोला था कि सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी, सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई हाँ व्हाट वी टॉक्ट अबाउट, हाँ मतलब व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पीएच एंड ऑल दैट स्टफ। एंड सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी बात हमने की थी, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पीएच टू बी मोर स्पेसिफिक एट द केमिकल लेवल और एट द मॉलिक्यूलर लेवल। करेक्ट है। देन वी केम डाउन टू एलिवेटेड टेम्परेचर स्टडीज़। हमने ऐसा बोला था 30 40 50 और सॉरी 40 50 60 डिग्री अपने सिलेक्ट किए थे, राइट। तो हम उसको रखते थे 30 डेज़ के लिए। एंड देन वी यूज्ड टू, हाँ ये देखो, इफ हाँ एट 60 डेज स्टेबिलिटी प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट, इफ सिग्नेस इज सेम सैम्पल्स एट लो टेम्परेचर आर एग्जामिन, ये हमने बताया था। एंड देन हायर अंडर हायर ह्यूमिडिटी कंडीशंस डेसिकेशंस की बात की थी हमने, करेक्ट है। हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस की बात की थी जब हमने, तो डेसिकेशन की बात की थी। सिंपल सी बात है, हमने उसको ओवन में रखा था, इफ रिमेंबर। देन वी आर टॉक्ट अबाउट फोटोलिटिक स्टेबिलिटी एज वेल। फोटोलिटिक स्टेबिलिटी मतलब क्या, हाई लाइट का जो प्रॉब्लम है बेसिकली एम्बर क्लास, हाँ फूड कैंडल्स, इफ रिमेंबर 400 से 600 फुट कैंडल्स ना, 400 से 900 फुट कैंडल्स, ठीक है, 4 से 2 वीक्स के लिए। देन हम लोग आगे थे बेसिकली स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन, 50% ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन इन द डेसिकेटर इंस्टेड ऑफ 21% ऑक्सीजन। तो वो वी नीड टू कीप इट इन द डेसिकेटर, और उसके अंदर अपने को 3 वे स्टॉप कॉप लगाना पड़ता है, जिसके थ्रू से हम लोग डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मिमिक कर सकते हैं। एंड वी कैन सिमुलेट दोज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। अच्छा वेपन हाइड्रोलिसिस में एक्स्ट्रा हाइड्रोलिसिस कर लिया, एस्पिरिन हाइड्रोलिसिस कर लिया। रेसिमाइजेशन में अपन बात कर रहे थे कि लीवो एड्रेनलिन जो होता है वो 15 to 20 टाइम्स मोर एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू डेक्स्ट्रो एड्रेनलिन फॉर्म। एंड रेसिमी मिक्सचर स्टेबिलिटी एंड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी, वो बोलने वाली बात है, ठीक है, डजंट मैटर, बट ठीक है, दे शुड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ऑक्सीडेशन का अगेन डोंट कंफ्यूज इट विद द ऑक्सीडेशन दैट वी सीन इन द अपर स्लाइड। अभी जो हमने रिविजन किया उस ऑक्सीडेशन के साथ में इसको कंपेयर बिल्कुल मत करना, ओके। दिस इज सम डिफरेंट स्टफ। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। अभी देखो यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड लिख दिया है और यहाँ पर उन्होंने डी हाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड की बात की है, करेक्ट है। डी हाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड का अलग ही चीज़ होती है, सो डोंट, हाँ तो देखो ना आप कैसे खुद देख सकते हो। डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर क्या किया, देखो आप देख सकते हो कि ये जो H आपको दिख रहा है, ये देखो ये जो आपको H दिख रहा है, इफ़ यू कैन सी दिस H, ओ H की जो H है आपको दिख रहा होगा, मैंने जो कर्सर से बताया उस H को निकाल दिया गया है इन दिस, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो डिहाइड्रो फॉर्म बन गया वो। ऑक्सीडेशन करते वक्त इट इज़ लाइक -2H निकल गए, इफ़ इट्स गोइंग अंडर ऑक्सीडेशन देन -2H निकल गए। रिडक्शन मतलब होगा कि H का एडिशन होना, बराबर है। अच्छा नाउ सी, उन्होंने वहाँ पर वही बोला हुआ है कि द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन, वो ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेशन डिहाइड्रेशन, नहीं बस इतना ही पढ़ो, ऑस्कॉर्बिक एसिड का एग्जांपल देना, दैट्स इट। अगर ऑक्सीडेशन आता भी है देन वी जस्ट हैव टू गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस एस्कॉर्बिक एसिड, दैट्स इट। समझ में है, हमने ऑक्सीडेशन अलग से पढ़ लिया। देन वी स्टडीड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोस के अंदर अपन ने ऐसा हाइड्रोलिसिस पढ़ा और एस्पिरिन हाइड्रोलिसिस पढ़ा। देन वी आल्सो स्टडीड बेसिमाइजेशन, ठीक है। अच्छा नाउ वी विल बी कमिंग ऑन अनदर व्हाट यू कैन से अनदर ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक टू मोर स्पेसिफिक। तो क्या है ये, BSc क्लासिफिकेशन और साइंटिफिक फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफाइंग ड्रग सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन देयर एक्वस सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज़ इट, इट्स अ साइंटिफिक फ्रेमवर्क, एक पैटर्न है, एक बोल सकते हो एक चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है ना, फॉर क्लासिफाइंग ड्रग सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन देयर एक्वस सॉल्युबिलिटी एंड इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी, ठीक है। सो ऑन बेस्ड ऑन द एक्वस सॉल्युबिलिटी एंड इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी, करेक्ट है, एस्टैब्लिश बाय गॉर्डन लिमिट, ठीक है। Now BSc has gained importance worldwide, ठीक है, we don't care about its worldwide importance. Now what is the aim of BSc? BSc क्या बोल रहा हूँ मैं, BCS बोलना चाहिए मुझे। सो BCS का ये मतलब है
या फिर इसका ये यूज़ है, इज़ टू प्रोवाइड अ रेगुलेटरी टूल फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ सर्टेन BE स्टडीज़ by conducting accurate in vitro dissolution test. Okay, so what is it? The aim of the BCS is to provide a regulatory tool for the replacement of certain BE studies by conducting accurate in vitro dissolution test. It might sound a bit confusing. Let me just make it a bit easy. So it is telling that replacement of certain BE studies, ओके, बाय कंडक्टिंग एक्यूरेट इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट. ठीक है, डजेंट मैटर. अभी तक आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो भी चलेगा, इवन इफ यू डोंट राइट दिस, बट एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, बट क्या है ना, याद नहीं रहेगा. ठीक है, याद रहता आप लिख दो. नो वी हैव 4 क्लासेस, सो इट इज़ बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम. करेक्ट है. सो जैसे हमने बोला दैट इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफाइंग अ ड्रग सब्सटेंस बेस्ड ऑन इट्स एक्वियस सॉल्युबिलिटी एंड इंडस्ट्रियल परमेबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट ऑल्सो. We have 1, 2, 3 and 4 classes. So फर्स्ट क्लास जो होता है हमारा, वो बोलते हैं हाई सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, एग्जाम्पल मेट्रोप्रोलोल. ओके, मेटोप्रोलोल, इट्स वन ऑफ योर बीटा ब्लॉकर्स आई थिंक. सो हाई सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी इज क्लास 1. So last 2 will be low solubility but high permeability, that is naproxen. ठीक है. सो सॉरी मम्मी जी. सो ठीक है, सो naproxen का अलग ही चीज़ होती है, दैट यू नीड टू रिमेंबर. करेक्ट है. तो naproxen का स्टफ़ इज़ अ बिट डिफरेंट. इफ़ यू सी, naproxen का क्या बना मैंने, लो सॉल्युबिलिटी, बराबर. what they are telling about it, they are telling that it is having low solubility, okay, but high permeability, मतलब लो aqueous solubility. करेक्ट है, बट हाई intestinal permeability. okay, they mean to say what, low aqueous solubility but high intestinal permeability, that is naproxen. जबकि जब हम बात करते हैं क्लास 1 की, उसका दोनों ही ठीक है. देन क्लास 3 की जब हम बात करते हैं हाई सोल्युबिलिटी, लो परमेबिलिटी, इट विल स्विच नाउ, उल्टा सुलटा. पहले लो हाई, देन हाई लो है. अभी रैनिटीडीन यहाँ पर होगा, ये जितने भी ड्रग्स हैं ना, नाइप्रोक्सेम, रैनिटीडीन, ये सब हमने अपने अपने मेड कैम्प पोर्शन में, जो हमारा मेड कैम्प 2 है, उसमें कवर किया होगा. सो इसे क्लास 4 जो है वो, उसमें तो दोनों ही लो है. ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो. पहले लो हाई, हाई लो, दैट्स इट. एग्जाम्पल दैट यू रिमेंबर इज, फर्स्ट वन इज मेटोप्रोलोल, थर्ड वन, सॉरी सेकेंड वन वाज योर नाइप्रोक्सेम, रैनिटीडीन, एंड द फोर्थ वन इज़ नथिंग बट योर कर्क्यूमिन. ओके, अच्छा, अभी उन लोग मतलब ऐसे समझा रहे प्रॉपर. ठीक है, हाईली सोल्यूबल, हाईली परमेबल, रैपिड डिजॉल्विंग, देन सोल्यूबिलिटी, देन परमेबिलिटी, देन थोड़ा सा उन्होंने और यहाँ पर चीज़ें बताई है, एप्लीकेशन ऑफ BCS क्लासिफिकेशन, एंड दैट्स इट. करेक्ट है. तो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हाईली सोल्यूबल. हम बोलते हैं हाईली सोल्यूबल, तो क्या मतलब, द हाईएस्ट डोज शुड बी सोल्यूबल इन लेस दैन 250 ml ऑफ वाटर. हम जब हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को, तो हम बोलते हैं BCS क्लास 1. तो BCS क्लास 1 के स्टैंडर्ड्स क्या हैं? BCS क्लास के स्टैंडर्ड्स ये हैं कि क्लास 1 के स्टैंडर्ड्स ये हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट कि भाई हाईली सोल्यूबल है, तो उसमें हम जब बोलने की कोशिश क्या करते हैं उसके अंदर, कि द हाईएस्ट डोज स्ट्रेंथ शुड बी सोल्यूबल इन लेस दैन 250 ml वाटर ओवर अ pH रेंज. हाँ, सो इट इज शुड बी सोल्यूबल इन लेस दैन 250 ml ऑफ वाटर. हाईएस्ट डोज जो स्ट्रेंथ आपका आप दे सकते हो, हाँ, ओवर अ पीरियड रेंज ऑफ 1 to 7.5. द वॉल्यूम एस्टिमेट अ ग्लास दैट इज 8 ounce. ठीक है, बट इतना तो आपको होना चाहिए कि बेसिकली शुड बी सोल्यूबल इन लेस दैन 250 ml ऑफ वाटर. हाईली परमेबल का मतलब क्या होगा, व्हेन द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमंस इज डिटरमाइंड टू बी लेस दैन 90% ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेड डोज. मतलब सॉरी, मोर दैन 90% ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेड डोज. मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्जॉर्प्शन, हाईली परमेबल का मतलब होता है कि इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी, बराबर. जब इसकी इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी ऑब्जॉर्प्शन इसकी होनी चाहिए कि जो आपने इंटर डोज, जो आपने डोज बेसिकली बंदे को दिया होगा, उसका एटलीस्ट ग्रेटर दैन 90% जो है पार्ट शुड बी अब्जॉर्ब्ड. ओके,
देन रैपिडली डिजॉल्विंग, हमने कहा था डिसोल्यूशन रेट पे भी डिपेंड करता है, थ्री थिंग्स पे डिपेंड करता है, एक्वस सॉल्युबिलिटी, इंटेस्टाइनल मोबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट। तो थर्ड थिंग क्या है, रैपिडली डिजॉल्विंग, मतलब क्या, व्हेन व्हेन ग्रेटर देन 85% ऑफ द लेवल्ड अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस डिसॉल्व्स विद इन 30 मिनट्स, ओके, यूजिंग यूएसपी apparatus 1 और 2 इन अ वॉल्यूम ऑफ 900। अब बोलो सर यूएसपी apparatus 1 और 2 क्या है, अरे कम ऑन, टैबलेट चैप्टर में अपन ने इफ़ रिमेंबर हमने apparatus 1 एंड 2 के जिसमें पैडल एंड हमारा वो सब था, तो पैडल याद है, पैडल बास्केट, ओके, सो दोज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। रैपिडली डिसॉल्विंग का मतलब वो होगा कि व्हेन ग्रेटर देन 85% ऑफ द लेवल्ड अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है, when greater than 80% of the label amount of drug substance dissolves within 30 minutes, ओके, 30 मिनट्स में जितना आपका डोज हो 30 मिनट्स में शुड डिसॉल्व किसी भी हालत में, करेक्ट है, एंड इट शुड डिसॉल्व इन अ वॉल्यूम ऑफ लेस देन 900 ml ऑफ बफर सोल्यूशन। तो बोलोगे बफर सोल्यूशन हम लोग क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स इन ऑर्डर टू मिमिक द बॉडी फ्लूइड्स it is very important to basically use your buffer solutions, राइट। तो 900 ml से कम बफर सोल्यूशन में ये डिज़ोल्व हो जाना चाहिए आइडियली, एंड इट शुड बी लेस देन 85%, ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदर थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड इन अ गिवन सॉल्वेंट अंडर स्टैंड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड पीएच। एक सेकेंड, वन सेकेंड, नहीं ये वाला सॉल्युबिलिटी का पार्ट मत पढ़ो, डोंट स्टडी सॉल्युबिलिटी का पार्ट, या फिर हम बिकॉज क्योंकि क्या है ना, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ओके, तो आई थिंक दिस इज़, हाँ अगेन द परमिलिटी उन्होंने थोड़ा सा उसको और, हाँ करेक्ट, हाँ, एंड देन उन्होंने सॉल्युबिलिटी कवर किया, पहले उन्होंने मतलब सॉल्युबिलिटी कवर किया, देन उन्होंने बात किया परमिलिटी के बारे में, और एंड में उन्होंने बात किया यहाँ पर डिसोल्यूशन के बारे में, ओके, तो उसको थोड़ा सा और व्हाट यू कैन से ज़्यादा डिटेल में कवर किया, वैसे हम करेंगे नहीं उतना, ओके, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जब हम लोग बात करते हैं कि अच्छा इसमें पहले जितना RPM है कितना की है, वो सब बात याद रखो। ओनली थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इज़ अगर आपको गैस्ट्रिक फ्लूइड को इमिट करना है तो 0.1 नॉर्मल HCl की ज़रूरत पड़ेगी, बराबर है, और अगर बफर सोल्यूशन की बात कर ही रहे हैं वो तो 4.5 और 6.5 6.8 बफर लगेगा, करेक्ट है, तो इतना खाली याद रखना कंडीशंस, 4.5 एंड 6.8, ओके। एंड लास्ट थिंग दैट वी नीड टू कवर इज एप्लीकेशन ऑफ BCS क्लासिफिकेशन। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम सब क्यों कर रहे हैं, वाई व्हाट द हेल आर वी डूइंग दिस BCS क्लासिफिकेशन, द रीज़न बिहाइंड doing this to predict in vivo performance of drug product using solubility and permeability measurements, okay, and dissolution measurements। मतलब तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन विवो परफॉर्मेंस उसकी देख रहे हैं, करेक्ट है, हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि उसकी इन विवो परफॉर्मेंस ऐसी होगी, करेक्ट है। इन विवो परफॉर्मेंस मतलब क्या है, बॉडी में जाके इस तरह से वो रिएक्ट करेगा या फिर उसकी इस तरह से इसकी दशा होगी, है, तो वो हम बात करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। टू प्रिडिक्ट इन विवो परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट यूजिंग सॉल्युबिलिटी एंड परमिएबिलिटी मेजरमेंट्स एड इन अर्ली स्टेजेस ऑफ द ड्रग डिलीवरी, हाँ ठीक है, डजंट मैटर, तो इतना मैंने बात करी ना ऊपर वाली, बस दैट्स ऑल। अच्छा, वी फिनिश्ड द प्री फॉर्मुलेशन चैप्टर। So in the next videos we'll be taking a new chapter which is packaging, which is highly important from the exam point of view, and we need to finish it off as early as possible, okay, thank you.